सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोच साइंस। और जैसे कि मैंने इस समय सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2023 को सॉल्व कराने का ये सिलसिला शुरू किया है, जिसका कोड 55/5/1 वाला कोड है। और मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। ए में सेक्शन ए को जो पार्ट 1 है उसमें सेक्शन ए को डिस्कस किया है बहुत डिटेल के साथ, क्या आंसर्स होने चाहिए और क्यों वो आंसर होने चाहिए। वो सेक्शन बी भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो मैंने सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस चैनल पे, वहाँ जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर कर उसे अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, बहुत बड़ा बुरा लगता है कि आप सब देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ बच्चे हैं जो पसंद करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। देखिए, आप कोई काम करेंगे तो आपको सपोर्ट और मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो मुझे भी, अगर मैं ये अच्छा काम कर रही हूँ और आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आपको ये बताइए कि फ्री होता है, बिल्कुल, है ना। सब्सक्रिप्शन फ्री है, आपकी मेमोरी भी नहीं जाती है, ठीक। लाइक करने में भी कुछ नहीं जाता, ना बैटरी चली जाती है। फिर आप लोग ऐसा क्यों करते हैं कि आप चैनल आते हैं, एक्सेस करते हैं चीज़ों को, आपको फ़ायदेमंद भी लगती है, पर आप ज़रा सा भी एफर्ट नहीं दिखाते कि चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें कि हाँ मुझे पसंद आ रहा है, तभी तो मैं बनाऊँगी। देखिए, अगर मुझे आगे चल के नहीं मिलता है तो शायद मैं आगे ना इसको कंटिन्यूएशन में करूँ आप इंटर क्लास के बच्चों के लिए। बट चलिए, आज फिर से मैं अपने पूरी एफर्ट के साथ, प्रेजेंटेड बाय मीट्स महिमा द्विवेदी, और कोशिश करूँगी। सो सभी बच्चों के लिए सेक्शन सी जो है वो मैं शुरुआत कर रही हूँ। ये रहा, ठीक है। तो जो आपका पेपर 2023 का आया था उसमें सेक्शन सी की बात करें तो 26 जो क्वेश्चन है उसमें ए पार्ट है और ये बी पार्ट है और लगा हुआ है। इसका मतलब आपको 26 में ए या बी में से कोई एक करना है। जो भी आपने तैयारी की हो, जो भी आपने जैसे पढ़ा हो, वो आपको यहाँ एक्सेस करना है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जो है कि एक प्लेन वेव फ्रंट जो प्रोपेगेट कर रही है मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, जो इंसिडेंट करती है एक सरफेस पर आई इंसिडेंट पे, और दूसरे मीडियम जो है उसके अंदर रिफ्रैक्ट करके चली जाती। कुल मिला के हाइगन्स का आपने सेकेंडरी वेवलेट की मदद से, यानी हाइगन्स के प्रिंसिपल की मदद से आपने स्नेल्स लॉ जो है ऑफ रिफ्रैक्शन उसको प्रूव किया था, यानी रिफ्रैक्शन के स्नेल्स लॉ को प्रूव करना। और दूसरा, उसी के हाइगन्स में ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप प्रूव करते हो, ठीक है। ये आपके स्कूल में कराया गया होगा और आप सबको कोई नया नहीं पढ़ना है यहाँ पर, ना मैं पढ़ा रही हूँ ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है और आपके स्कूल में कराया होगा और आपने एग्जाम के दौरान इसको किया भी होगा। आपके दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ आंसर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि ये आप कुछ सपोज वाला यहाँ दिखाएंगे एंड देन ये चीज़ बनाई होगी। ये मैं आपको आइडिया देने के लिए याद दिला रही हूँ कि आपने कौन सा जो है डेरिवेशन है जो यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पर लास्ट में आप स्नेल्स लॉ को, ये देखिए, स्नेल्स लॉ को यहाँ प्रूफ करते हुए आते हो। ये आपके जहाँ पर भी आपकी थ्योरी क्लासेस में, आपके कोचिंग में, आपके स्कूल में जो कराया गया हो वो आपको यहाँ करना है, ठीक है। दूसरा जो और करके था वो यही था, जहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन जब प्रूफ करना था तो ये डायग्राम आपकी बुक में कहीं पर भी इसके साथ ही साथ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है जो प्रूफ करना है। शायद आगे वाली वीडियो मैंने यही है शायद, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का है, ठीक है। तो यहाँ तक है। और आप ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट वाला याद कर लो, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन को जो है आपको जो प्रूव करना था वो वाला ये है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको दोनों वही वाले करने हैं। तो इसमें से कोई एक आएगा, लेकिन आप दोनों बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्या पता अगली बार जो है रिफ्लेक्शन या स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को जो आपको, ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसा है कि इसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। जो आप पढ़ के गए हो, जो एग्जैक्टली आपने प्रैक्टिस किया है, वही एग्जैक्टली 3 नंबर फुल मिल जाएंगे अगर आप क्या करते हो, ये पूरा प्रिपेयर करते हो। और हाइगन्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके पेपर के दौरान। तो ये तो बिल्कुल पढ़ के ही जाना, दोनों बिल्कुल रट के जाना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि ये आएगा ही आएगा और आप अच्छी तरह से इस पर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो सेकंड, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी समझा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज वाले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी भी आपको। कि कह रहा है अल्टरनेटिंग करंट से कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट का अप्लाई किया जाता है एक डिवाइस एक्स पे। तो उस जो डिवाइस है वहाँ जो करंट जो मतलब फ्लो कर रही है वो 0.22 एम्पियर कर रही है उस सर्किट के अंदर। और आपने देखा कि ये जो करंट है, इट्स का मतलब है जो करंट है वो लैग कर रही है वोल्टेज से। π/2 रेडियन का मतलब है 90 डिग्री जो है वो वोल्टेज से करंट लैग कर रही है।
सेम वोल्टेज यानी 220 वोल्ट ही अगर हम अप्लाई कराएं कोई दूसरी डिवाइस वाई पर, तो जो करंट है वो रिमेन्स सेम है, यानी कि अभी भी करंट जो सर्किट में वो 0.22 एम्पियर ही चल रही है, लेकिन अब की जो करंट है वो सेम फेज में है वोल्टेज के साथ। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बताना है कि डिवाइस एक्स और वाई हैं क्या आखिरकार। दूसरा कि कैलकुलेट करना है करंट फ्लोइंग इन द सर्किट व्हेन द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है कि अभी दोनों डिवाइस एक्स और वाई क्या है पहचानने के बाद आप इनको सीरीज में लगाने के बाद सेम वोल्टेज 220 वोल्ट जब आप अप्लाई कराएंगे तो आपको बताना है अब करंट इस सर्किट में क्या फ्लो कर रही होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये रहा। सबसे पहले आप एक बात जान जाओ कि जो एल सर्किट होते हैं, ठीक है, प्योर इंडक्टर जिनमें लगा होता है, आप सबको पता है कि आप दो चीज़ें पढ़ते हो, सी और एल जो प्योर होते हैं। एल में जो आई है यानी करंट है वो वोल्टेज से अल्टरनेटिंग करंट में, अगर सर्किट में सिर्फ एल लगा हुआ है, आप अल्टरनेटिंग करंट आप उस पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो करंट ऑलवेज लैग करती है 90 डिग्री। ठीक है, वोल्टेज से जो करंट है वो 90 डिग्री हमेशा लैग करती है, नहीं पीछे चलती है, और सी में वही लीड करती है करंट 90 डिग्री। तो यहाँ पर लैग का सवाल है, यानी कि सर्किट के अंदर आप तुरंत पहचान दोगे तो डिवाइस जो लगी हुई है वो एक्चुअली में कोई और नहीं, वो इंडक्टर है, प्योर एल सर्किट है। यहाँ मैंने आपको ये दिखा भी दिया है। ठीक, तो ये एल है पूरा और आप लिखोगे डिवाइस एक्स एक्चुअली में इंडक्टर, और यहाँ मैंने लिख दिया क्योंकि करंट जो है वो 90 डिग्री कहाँ पर लैग करती है, वहाँ जहाँ सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगाओ। दूसरा ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करें तो आप कह रहा सेम फेज, और आपको पता है सेम फेज सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस अगर लगाओ यानी रजिस्टर लगाओ, सिर्फ उसी में जो है वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहते हैं। तो डिवाइस वाई आपकी आर है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ए पार्ट है वो हो गया। अब बी पार्ट में कह रहा है कि इन दोनों को अगर हम साथ में लगा दें और करंट जो है वो अब इस डिवाइस में क्या होगी। तो हम अभी लेट कर रहे हैं कि ये कैपिटल आई हमने करंट मानी है और सेम वोल्टेज जब अप्लाई कर रहे हैं इसमें और इसको सीरीज में हमने लगा दिया है। अब बात की जाए तो हमें चाहिए क्या, हमें करंट चाहिए, और आपको पता है करंट क्या होती है, जो वोल्टेज यानी कि जो VRMS वोल्टेज है, जो आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो अपॉन जो टोटल रेजिस्टेंस यानी इम्पीडेंस जो है इस सर्किट का वो आपको लिखना है। इम्पीडेंस आपको पता है कि Z इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट LR सर्किट के लिए R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर होता है। ठीक, अब आप सोचोगे कि VRMS आपको पता है, Z के लिए R और L की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए यहीं पर जब आपने क्वेश्चन है तो उसने ये कहा था कि L सर्किट जब है तो करंट ये अब इसमें भी 0.22 एम्पियर फ्लो करती है और जब R था इसमें भी करंट 0.22 एम्पियर फ्लो करती है। उदाहरण के लिए बात दोबारा से दिखा दे ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो इन्होंने यहाँ बोला है कि 0.22 एम्पियर कंपेयर डिवाइस एक्स में फ्लो करती है जब 90 डिग्री है, और जब सेम वोल्टेज को हम डिवाइस वाई से लगाते हैं तब भी करंट वही सेम फ्लो करती है। इसकी मदद से देखिए, सिर्फ प्योर की मदद से हम आई जो है जो एक्सएल की वैल्यू है, अब इस वाले सर्किट के लिए एक्सएल यानी कि रेजिस्टेंस इक्वल टू जो VRMS अपॉन आई करेंगे तो हमें पता है कि ये कितना है, VRMS 220 है अपॉन आई करंट जो है वो 0.22 एम्पियर है, वो नीचे लिख दी। तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे और ये 1000 ओम है। ठीक है, वैसे ही आर इसमें रेजिस्टेंस वाले में अगर इस वाले सर्किट से हम आर की वैल्यू निकालना चाहें तो VRMS अपॉन आई 1000 ओम ये भी आ रहा है। ठीक, तो हमें दोनों वैल्यूज मिल गई थी। अब हमें यहाँ पर आना है और यहाँ पे क्या करना है कि आई इक्वल टू ऊपर जो आपका VRMS है वो तो 220 है, नीचे अगर आप 1000 का स्क्वायर प्लस 1000 का स्क्वायर करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो आउटपुट 1000 अंडर रूट 2 मिलेगा। अब देखिए नीचे अंडर रूट 2 को रखते नहीं है मैथमेटिकली, आप सबको पता है, तो ऊपर अंडर रूट 2 और नीचे भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो 220 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो 1000 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, फिर आपको क्या करना है, 2 से इसको 110 टाइम काटा है, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 रखेंगे, 1000 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आपको कुल मिला के जो करंट है वो 0.16 एम्पियर मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया था और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा कि ऐसा हमने क्यों किया है। मैंने कोशिश की है आपको अच्छी तरह समझाने की, ये मैं साफ इसलिए कर रही हूँ कि आप स्क्रीनशॉट इसको आराम से ले लो और इसको दोबारा से देखो और अपने से खुद से प्रैक्टिस करो कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसा कर लेंगे। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ये हो गया क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि देखिए 28 अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करने पर आप वहाँ 3 नंबर फुल और फुल पा जाओगे। कह रहा है बेसिक प्रिंसिपल, आपको एसी जनरेटर के बिहाइंड क्या वर्क करने पर बेसिक प्रिंसिपल्स लिखने हैं, उसकी वर्किंग को आपको डिस्क्राइब करना है और आपको एक्सप्रेशन निकालना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF इंड्यूस्ड का। ठीक है, तो ये सब आपको निकालना है। फिर से मैं यही बोल रही हूँ, जो आपने प्रैक्टिस की थी जिस चीज़ की उसको चेंज नहीं करना है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए एसी जनरेटर का प्रिंसिपल, फिर आप उसकी वर्किंग लिखोगे। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दौरान। ठीक है,
और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन है वो ये जो आपने निकाला था, इसी एक्सप्रेशन की ये बात कर रहा है। ये तीनों आप अच्छी तरह से देख लो, ठीक है, दोबारा दिखाई दे रहे हैं, यही आपको पेपर के दौरान करना है वहाँ, ठीक है। तो जो भी आपने अपनी कॉपी में या जिस भी फॉर्म में आपके टीचर ने कराया है, आपको वही लर्न करके चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा समझाने लायक नहीं है। 29 क्वेश्चन की बात करें तो ब्रीफली डिस्क्राइब करना है आपको करंट सेंसिटिविटी जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में है वो कैसे हाउ पूछ रहा है, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी का क्वेश्चन आ गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से, तो आपको पता है कि करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका प्रैक्टिकल भी हो, मैंने वो भी समझाया हुआ है आपको अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले मैंने देखिए करंट सेंसिटिविटी आपको दिखा दी है। तो करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की आपको सबको पता है कि क्या होती है, कि अगर यूनिट करंट भी उसके अंदर फ्लो करे तो वो डिवाइस इतना सेंसिटिव है कि उसको भी वो मेजर कर लेगा, यही उसकी क्या है करंट सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी की अगर बात करें तो उसका जो क्या उसका कहते हैं फॉर्मूला आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है, NAB/C, ठीक। तो जो C है वो टॉर्शनल कांस्टेंट वाला है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो उसके अंदर हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर, ए जो एरिया है कॉइल का गैल्वेनोमीटर के अंदर, और बी जो है जिस मैग्नेटिक फील्ड में, जिस हॉर्स पावर मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा गया है, जिसमें रखा गया है ये, ठीक है, वो जो मैग्नेट आपको याद होगा वो रखा गया उसमें, ठीक है। तो कुल मिला के अगर यहाँ से आप देखें तो करंट सेंसिटिविटी पूरी आप CS करके लिख दो कि करंट सेंसिटिविटी जो है आपकी वो NAB/C है। तो आपको क्या करना है, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हो तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, एरिया इंक्रीज करते हो तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, बी इंक्रीज करते हो फील्ड तो भी करंट सेंसिटिविटी जो है आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और सी जो है ये टॉर्शनल जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को अगर आप क्या करते हो, घटाते हो तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। यही बात मैंने कहानी के फॉर्म में यहाँ लिख भी दी है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्रीज करते हैं। मटेरियल देखिए टॉर्शनल कांस्टेंट ऐसा लेना है जिसकी टॉर्शनल कांस्टेंट वैल्यू कम हो तो भी करंट सेंसिटिविटी जो है आपकी बढ़ेगी, और एरिया की बात की थी उसकी बात भी कर दी है, ठीक है। क्यों किया है ये फॉर्मूला लिख कर अगर आप बताएंगे तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है, मैं इतना अच्छा बता रही हूँ, तो तुरंत देखिए ये टीचर की गुरु दक्षिणा समझिए आप, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ जो है वो फ्री में तो यहाँ है ही आपके लिए, ठीक है। गुरु दक्षिणा में आपको ऐसा करना है जो आपके हाथ में, ना आपके पेरेंट्स से आपको ज़रूरत है। आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट तो आप बाद ही में करिएगा जब आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। कहाँ चले गए क्वेश्चंस बेचारे, नेक्स्ट, ठीक। तो यहाँ तक आपका हो गया है कि आपने ब्रीफली करंट सेंसिटिविटी को कैसे। अब बी जो है वो गैल्वेनोमीटर से ही क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताना है फॉर द करंट IG अगर एक गैल्वेनोमीटर में फ्लो कर रही है, और रेजिस्टेंस R1 जो है वो रिक्वायर्ड है कि गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 0 से V रेंज की बात कर रहा है, जब ऐसा होता है तो 0 से V रेंज का गैल्वेनोमीटर वो रेंज पकड़ सकता है। अगर रेजिस्टेंस R2 लगा के उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 0 से 2 वोल्ट तक का वो रेंज जो है वो उसको ले सकता है। आपको रेजिस्टेंस बताना है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। अगर आपको गैल्वेनोमीटर बहुत अच्छे से जब आपने ये पढ़ा हो कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि उस दौरान हम ये बोलते हैं कि देखिए ये आपका सर्किट है, ये जो मैंने यहाँ बना दिया है ऐसे ऐसे करके, इसको हम सर्किट कहते हैं। इस सर्किट में अगर वोल्ट मीटर लगाना हो तो वोल्ट मीटर हमेशा हम पैरेलल लगाते हैं, है ना। ये बात हमने बताई थी कि वोल्ट मीटर, तो ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली में वोल्ट मीटर है जिसको हमने पैरेलली इस सर्किट पे लगा रखा है ना। अब बात की जाए कि जो आपका वोल्ट मीटर है उसको गैल्वेनोमीटर उसको वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या है, उसने कहा है रेजिस्टेंस R1 लगा है, और वो लगता कहाँ है, वो सीरीज में लगता है गैल्वेनोमीटर के साथ, तब जाके वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है, ठीक। ये मैंने गैल्वेनोमीटर ने जब आपको प्रैक्टिकल के दौरान भी समझाया है, तो सीरीज में लगाते हैं और पूरे के पूरे वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलली लगाते हैं। अब क्या है कि R1 लगाने पर क्वेश्चन में कहा गया कि ये क्या बन जाता है, और जब IG बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, लेकिन गैल्वेनोमीटर में IG जा रही है। अब क्या है कि और वोल्ट क्या ये नापता है, 0 से, पहले वाले क्वेश्चन में 0 से V वोल्ट नाप रहा है, यानी कि इस जो इसके अक्रॉस जो V वोल्ट है वो ये नाप रहा है। अब ये नाप रहा है तो आपको पता है पैरेलल में अगर ये V है तो इसके अक्रॉस भी क्या है, V ही वोल्ट है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि V बराबर क्या है, IR से। IG करंट है, सीरीज में जो जाती है करंट वो सेम ही होती है, IG इंटू दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, सीरीज में है इस वाले सर्किट में, वोल्टेज क्या है IG इंटू जो रेजिस्टेंस है R1 प्लस G, इस इक्वेशन से कह सकते हैं, राइट।
नेक्स्ट बात करें तो वही चीज़ दूसरे में 0 से 2 वोल्ट है, तो जो आपका हाईएस्ट होता है उसी को यहाँ लिखते हैं। 2 वोल्ट आप यहाँ लिख दोगे और वही चीज़ यहाँ जी और यहाँ पर R2 रेजिस्टेंस जब लगोगे ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया है, तो यहीं पर इस चीज़ को 2V = IG इंटू यहाँ R2 + G कर दोगे। दोनों इक्वेशंस में अगर बात करें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में हमने क्या किया है, V की वैल्यू यहाँ इस वाले में रख दी है, तो 2 टाइम V की वैल्यू क्या है IG R1 + G, और ये तो वैसे ही चल रहा है IG R2 + G। IG से IG यहाँ कैंसिल किया है और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा है, 2R1 + 2G R2 + G। अब बात करें तो आपके पास 2G इधर G इधर जाएगा तो 2G - G G होगा, R2 R1 उधर बचेंगे 2R1 तो R2 - 2R1, और आपको यही G जो ये रेजिस्टेंस है ऑफ द गैल्वेनोमीटर यही निकालना था और यही आपका सोल्यूशन है। तो वहाँ दिमाग लगाइएगा थोड़ा, और जो भी प्रैक्टिस की है उस पर भरोसा रखिएगा और जो चीज़ें हैं वो बन जाएंगी। सो यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करें तो क्वेश्चन है 30A का 1 कि आपको डिफरेंस बताना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इम्पैक्ट पैरामीटर। अगेन जो है आपका न्यूक्लियस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, और मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि फर्स्ट आ गया तो सेकंड अपने आप ही आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊँगी, दिल थाम के बैठिए, पसंद आएगा ही आपको। सो सुनिएगा। सबसे पहले बात करें तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इम्पैक्ट पैरामीटर डिफरेंस तो ये है, ये आपको सभी बुक्स में और हर जगह मिल जाएगा। समझाने के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि होता क्या है ये। एक्चुअली में यहाँ पूरी प्रोसेस के दौरान हम क्या करते हैं कि एक न्यूक्लियस लेते हैं, वो ZE का मतलब होता है कि कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है। Z की जो वो वैल्यू आपको बताएगा उससे आप जान जाओगे कि एक्चुअली न्यूक्लियस किस मटीरियल का है। ठीक है, Z की वैल्यू आपको देगा। अब उसमें एक्सपेरिमेंट में होता क्या था कि हम न्यूक्लियस जो भी होता है उस पर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराते हैं। ये जो अल्फा पार्टिकल होता है वो ऑलवेज +2E ही होता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जब हम इसमें बम्बार्ड कराते हैं तो आप बहुत उससे देखिएगा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या मतलब है। अल्फा पार्टिकल खुद एक पॉजिटिव जो है चार्ज्ड पार्टिकल होता है। ठीक है, तो ये जब चलता है तो इसके पास स्टार्टिंग में यहाँ पर फुल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, वेलोसिटी हम इसको प्रोवाइड कराते हैं और ये चलना शुरू करता है न्यूक्लियस की तरफ। आप सबको पता है कि न्यूक्लियस खुद भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। कूलम्स लॉ में आप जानते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात बताई गई कि सेम चार्ज रिपल ईच अदर। ठीक, तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। इसको आप समझिए कि एक ऐसी हवा है और आप ये आप एक अल्फा पार्टिकल हो, जो क्या करोगे कि रिपल्शन को, यानी कि हवा जो है वो चलती जाती है फिर भी आप चलते जाते हो। बहुत तेज़ अगर हवा चल रही है तो क्या होगा आपको पता है। तो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे कि मान लीजिए यहाँ खूब हवा चल रही है, ये रिपल्शन है उसका। ठीक है, हवा भी तो रिपल्शन है कि आपको तब भी चलना उसी तरफ है। ठीक है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब एनर्जी जो है ये चलता जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस समय देखिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहती हैं। ठीक, अब देखिए स्टार्टिंग जब की थी तो काइनेटिक एनर्जी तो इसके पास फुल थी, पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा केस में तब आती है जब अगेंस्ट आप कुछ काम कर रहे हो, और एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड लॉ आपने पढ़ा है। तो यही काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या करेगी कि थोड़ी थोड़ी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यानी अगेंस्ट काम करने में चली जाएगी। अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे थोड़ा चलना शुरू करेगा। या आप हवा में चलते हो तो क्या करते हो, पहले तो फुल स्पीड से अगर हवा नहीं चल रही है, नहीं तो क्या करते हो आप अपनी स्पीड आपकी अपने आप स्लो हो जाती है, और आपकी जो बची हुई एनर्जी है जो आपके पास है वो किस में जा रही है, वो एक्चुअली में जा रही है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ठीक है, कि आप अगेंस्ट काम करने में लगा रहे हो वो एनर्जी। ठीक, धीरे धीरे एक अगेंस्ट क्या है, हवा जो जहाँ से आ रही है वहाँ से हवा क्या है बहुत तेज़ आ रही है, यानी आप जो रिपल्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप और आगे बढ़ते जाओगे तो एक वक्त देखिए आएगा। कौन सा वक्त, अगर एक वक्त आएगा कि आप पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते जा रहे हो काइनेटिक एनर्जी को, लेकिन एक वक्त आएगा जहाँ आपकी काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से अब खत्म हो गई है। ठीक, तो यहाँ जब बहुत तेज़ हवा आएगी फुल आपको उड़ा के ले जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जब इस जगह पर है तो आपने काइनेटिक एनर्जी जितनी थी आपकी, आपने फुल उसको किस में, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, इस जगह पे मान लीजिए ऐसा हुआ। अब इसके बाद आपके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसको अगेंस्ट करने की, तो अब आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी है पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये जो होगा यहाँ पर ऐसे ही अल्फा पार्टिकल करता है कि वो क्या करता है, फुल उसी पाथ पे बैक होते हुए चला जाता है, और आप खुद भी चले जाओगे हवा उड़ते हुए चले जाओगे, क्योंकि अब आपके पास एनर्जी नहीं बची है। ठीक है, तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है। यही यहाँ काम होता है। तो अब यहाँ पर क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है कि वो जगह जहाँ काइनेटिक एनर्जी फुल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद क्या है
कि कोई भी जो अल्फा पार्टिकल है वो इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, और वहाँ वो उस कंडीशन को कहते हैं कि जहाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पे बराबर हो जाए। ठीक, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये यहाँ पर ये डिस्टेंस है वो, ठीक, कि यानी कि इस R0 डिस्टेंस में यहाँ और न्यूक्लियस की यहाँ पर न्यूक्लियस ही पूरा है, पर इसका जो सेंटर यहाँ की बात करें तो इस डिस्टेंस से ज़्यादा वो आगे अब नहीं बढ़ सकता। ये इसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। इसके बाद ये वापस चला गया था। तो ये और ये जो न्यूक्लियस का सेंटर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम R0 कहते हैं। ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी इससे ज़्यादा क्लोज वो अब न्यूक्लियस के नहीं जा सकता है। वो है क्या? तो आप सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे भी पढ़ते हो कि U = 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ वही लॉ लगाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ वही लॉ लगाकर जो U = जब लगाते हैं तो एक ZE है और एक 2E है, जब इसको पूरा मिलाते हैं तो फॉर्मूला आपका कुछ ये बन के तैयार होता है। अब आपको पता है यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी है, तो इस U की जगह पे आप K भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों बराबर हैं, और R0 की वैल्यू आपको यहाँ मिल जाती है। ये R0 आपको निकालनी भी है सेकेंड ही क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल नियर हैवी न्यूक्लियस इज अ मेजर ऑफ द, और ये होता क्या है? तो आप अप्रॉक्स क्या कर पाते हो? साइज ऑफ द न्यूक्लियस को पता कर पाते हो कि देखिए इसमें अगर आपको ये वाला दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए तो लगभग ये इतना पास जो आ जाता है, तो न्यूक्लियस के लगभग साइज को ये दे रहा है, ठीक है। ये देखिए लगभग ये इसी जगह पर आते हैं जहाँ न्यूक्लियस जस्ट मिलने वाला होता है, वहीं पर। और R0 जैसे आप रेडियस जान जाते हो तो आपको क्या मिल जाता है? साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच आपकी मदद क्या कर रही है? न्यूक्लियस के साइज को जानने में मदद करी, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराने में, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट अप्रोच एक्चुअली में क्या होती है? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, और उसको आप निकाल कैसे सकते हो? तो ये इसकी डिस्टेंस अप्रोच की ये आपका फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ बता दिया है, और यहाँ वही बातें लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये आपको रटना है। अब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? तो देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए यहाँ पर समझिए, यहाँ देखिए, अगर आपको एक लाइन खींच देनी है न्यूक्लियस से, बिल्कुल ये जो आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस से आपको बिल्कुल सेंटर से लाइन खींचनी है। इसके अलावा न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव होता है। अब मान लीजिए अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है अल्फा पार्टिकल, हमें तो पता नहीं, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, इतना तो दिखता नहीं, यहाँ से अगर आ रहा है तो आप जो इसकी जो प्रोजेक्टाइल थी, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, वहाँ से आप डैश डैश करोगे, ठीक, तो आपको ये लाइन और जो न्यूक्लियस का सेंटर है ये लाइन, तो ये इसका क्या है कि न्यूक्लियस पे अटैक करने के लिए इसका जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो ये है कि यहाँ तक ये इम्पैक्ट कर सकता है। हालांकि ऐसे करके चला जाता है अल्फा पार्टिकल, लेकिन इम्पैक्ट करने का जो इम्पैक्ट आप समझ सकते हो कि इसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर ये अटैक करने की इसकी जो है कि ये न्यूक्लियस से टकराएगा, ये पैरामीटर जो है इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बी पूरी लाइन है कि जो इनिशियल वेलोसिटी उससे लाइन खींच दो, और जो सीधी लाइन है जो न्यूक्लियस पे ही बिल्कुल सेंटर पर ही पड़ती है उसकी लाइन की बात करें, ठीक है। तो आपको ये पता है कि क्लोजेस्ट अप्रोच के दौरान वहां पर इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं B 0 होता है, क्योंकि वो यहीं आ रहा होता है, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये, और जो आप लाइन बनाते हो इसमें, तो इसमें B जो है वो 0 होता है, पर अल्फा पार्टिकल और कहीं पर भी अगर न्यूक्लियस से टकराने आ रहा है तो उनके और जो सेंटर है उसके बीच में ये जो वैल्यू है ये इम्पैक्ट पैरामीटर। ये डायग्राम बहुत अच्छा है इस बात को समझने के लिए, तो आप समझ रहे होगे। देखिए न्यूक्लियस यहाँ है, ठीक, और जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ वाले से अगर आ रहा है तो इन दोनों के बीच में क्या है? B है, और अगर अल्फा पार्टिकल यहीं आ रहा हो तो इम्पैक्ट पैरामीटर आपका नहीं, और यहीं क्लोजेस्ट अप्रोच वाली डिस्टेंस यहीं पर वाले पे मिलेगी, तो उस समय इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होता है। तो यही बात यहाँ लिखी गई है कि देखिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचो वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस व्हेन द पार्टिकल इज फार अवे, जब बहुत दूर है तब आपको ये काम करना है, उसे उसका इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं, और इसको B से डिनोट करते हैं। और हेड ऑन अप्रोच जब हो रही होती है अल्फा पार्टिकल की, यानी कि अगर आमने सामने है तो B हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर आप ये समझ गए, ये डायग्राम भी आप बना देंगे, तो मैंने ढूंढा है बढ़िया, सो आप अच्छा करेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करें, घबराइए मत, बस हम लोग पहुंच रहे हैं सेक्शन इसको कंप्लीट करने में। नेक्स्ट बात करें तो दूसरा ही क्वेश्चन है कि डिटरमाइन करना है आपको क्लोजेस्ट अप्रोच, जो R0 मैंने बताया एक अल्फा पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी आपको दी है, अप्रोचेस न्यूक्लियस, अब आपको पता है न्यूक्लियस को अप्रोच करता है Z, उसका ये है, और स्टॉप और रिवर्स इस डायरेक्शन, ये तो ये काम करता ही है, तो इसमें आपको पूरी प्रोसेस पता है, तो आपको सब दिया हुआ है, फॉर्मूला भी आपको पता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरह लर्न कर लीजिएगा। तो देखिए क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक के जो है ये आपका फॉर्मूला था,
अब आपको पता है 1/4 की वैल्यू 9 × 10⁹ है। 2 × Z की वैल्यू आपको 79 क्वेश्चन के दौरान दी हुई है। ई सभी को पता है 1.6 × 10⁻19 उसका स्क्वायर कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग जूल में, तो 3.95 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इंटू 10⁶ है। 3.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10⁶ आप करोगे, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आपको 1.6 × 10⁻19 से फिर से क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको ये वैल्यू जो है वो देगा, और यही आपकी क्लोजेस्ट अप्रोच की क्या है, डिस्टेंस है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी और आप ये कर लोगे जब नेक्स्ट टाइम आएगा। नेक्स्ट बात करें तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, तो हम लोग प्रोसीड कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 पोस्टुलेट बोहर थ्योरी के हाइड्रोजन एटम के बताने हैं। अब ये बताइए, ये तो आप सभी कर लोगे कि 3 पोस्टुलेट, और फिर आपको नेक्स्ट जो इसमें है कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का निकालना है जो सेकेंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के रिवॉल्व कर रहा है। आइए दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बात करें तो पोस्टुलेट की, तो आप सबको 3 पोस्टुलेट पता है। देखिए, अगर आपके स्कूल में और जो भी कॉलेज में कराया गया है तो वही पढ़िएगा, इसमें कोई नहीं है। यहाँ मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपको दिखा दिया है ये बोहर का, कि पहला पोस्टुलेट आप सबको पता है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है, ये पहला पोस्टुलेट था। दूसरा वो बोलता है कि उसी स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है जिसका क्या है, वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में, जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π के। ये भी बोलता है कि सब में नहीं घूमता, जिसका इंटीग्रल मल्टीपल यानी क्वांटाइज्ड है, एनर्जी की कुछ फिक्स ऑर्बिट्स हैं। ट्रांजिशन की बात करें तो जब वो हायर ऑर्बिट में जाता है तो वो 10⁻⁸ सेकंड के लिए वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद जब वापस आता है तो एक फोटोन को एमिट करता है, जिसकी एनर्जी डिफरेंस E2 - E1 या E इनिशियल - E फाइनल करते हैं। यही 3 उसके पोस्टुलेट हैं जो आपको लर्न करने हैं और अपने पेपर में लिख के आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो जो सेकंड इसका पार्ट है वो उसने यही बताया है कि एंगुलर मोमेंटम जब सेकंड ऑर्बिट का मतलब हो गया n = 2, और आप सबको पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2π। n यहाँ 2 है तो 2h/2π, h/π हो जाएगा। h की वैल्यू 6.63 × 10⁻34 होती है, वैसे तो आपको रटी होनी चाहिए, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। ये तो आपको वैसे रटी होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा दूं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वहाँ ये वैल्यू ऑलरेडी रिटर्न होती है, ठीक है। भूल भी जाओ तो सब मिल जाएगा, ठीक है। तो h = ये वैल्यू है आपकी, उठाकर आपको यहाँ पर लगा देनी है। वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो मुझे दिखाना था, बस 2 मिनट दीजिए, ठीक। तो ये आपने वैल्यू लिख दी, पाई की वैल्यू 3.14 लिख दी। डिवाइड करना है वो तो आपको आता ही होगा, अब ये तो मैं नहीं सिखा सकती, ठीक है। और ये चीज़ें करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आपका सेक्शन सी भी ख़त्म हुआ है। उम्मीद है मैं आपको बताने में सफल रही होंगी, और नहीं भी तो दोबारा आप क्या करिए कि रिकैप करके देख सकते हैं, और जो बोला है वो करना है। या आपकी फीस समझ लीजिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अच्छे, ठीक है। इसमें आपके लिए ये कंटेंट फ्री आता रहेगा अगर आप ये ऐसा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बहुत अच्छे से तैयारी अपनी शुरू रखिए। थैंक यू सो मच।